ख़वातीन हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो टॉपिक है, जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है कि अमेरिका का सदर, यानी कि जिसको कहा जाता है कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल आदमी, वो तब्दील हो गया है। अच्छा, एक चीज़ बतानी कहनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दिल में ये बात है कि जी, ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल आदमी तो ज़रूर होता है ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का मोस्ट क्वालिफाइड आदमी भी हो ये। तो वो तब्दील हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है, अब सदर नहीं रहेंगे एज़ ऑफ जनवरी। अभी तो वो सदर है, और जो है जो बाइडेन साहब सदर बन चुके हैं, और ही इज प्रेसिडेंट इलेक्ट। अब सवाल ये है कि जी, पॉलिसी शिफ्ट कितना आएगा, किन किन चीजों में पॉलिसी शिफ्ट होगा। बड़ी सारी चीजें हैं, इकोनॉमी है, कोरोना वायरस है, उसकी मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद जो है आपका चाइना के साथ मसले चल रहे हैं, आपके जो है रीजन में, हमारा जो रीजन है, पाकिस्तान का जो रीजन है, उसमें मसले हैं, अफगानिस्तान का विड्रॉल है। तो ये सारी की सारी चीजों पे आज कोशिश करेंगे कि इस पे सब पे डिस्कस करें कि पॉलिसी शिफ्ट किस हद तक एक्सपेक्टेड है, और अगर आएगा तो साउथ एशिया पे, पाकिस्तान पे, हमारा कश्मीर का मसला भी है, जिसपे लोग बड़े कल भी बहुत सवालात आ रहे थे कि कश्मीर का क्या हाल होगा, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अफगानिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उसको हम कोशिश करेंगे उन सब चीजों को टच करने की। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उवैस सलीम, जो कि प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। और उसके साथ मौजूद है डॉक्टर मिसबा आजम। तो दोनों डॉक्टर्स में एक मैं वाहिद अकेला नालायक डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आजकल मैं कुछ कर लूँ इस तरह का। तो अच्छा, डॉक्टर उवैस, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो एक चीज, जो पॉलिसी शिफ्ट की बात अब स्टार्ट हो गई है कि जी पॉलिसी शिफ्ट आएगी। ओबामा साहब के ज़माने की जो पॉलिसी है, क्या वो रिवाइव होगी? क्योंकि एक सवाल मुझे ये भी आया था कल कि जी, क्या ओबामा साहब के ज़माने की जो पॉलिसी थी, उनका रिवाइवल होगा कि नहीं होगा? आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि चीज़ें तब्दील हो गई हैं, मामलात तब्दील हो गए हैं, हालात तब्दील हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया फराज। देखिए, मैं भी कल से ये बातें सुन रहा हूँ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जो हमारे दोस्त हमसे बात करते हैं, जब मीडिया में ये सवालात उठाए जाते हैं कि जो बाइडेन अब क्या पॉलिसी लेकर आएंगे और क्या वो सदर ओबामा की पॉलिसियों की एक्सटेंशन होगी या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि ये एक तरह का मिसनोमर है कि अगर वो उनके नायब सदर रहे हैं तो वो उन्हीं पॉलिसियों को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये अदर वे राउंड है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी सदर इलेक्ट होता है, वो अपनी एक सोच लेकर आता है और उस सोच की अक्कासी उस पॉलिसी में होती है। बल्कि अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था कि सदर ओबामा ने इन्फ्लुएंस किया जो बाइडेन को, बल्कि जो बाइडेन ने बड़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया था सदर ओबामा को। वो सेनेट में उनके मेंटर रहे थे, फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में उनका बड़ा रोल था, जो सदर ओबामा की फॉरेन पॉलिसी रही थी, क्योंकि सेनेट में उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा था, सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रहे थे। सो किसी हद तक तो हम ये कह सकते हैं। अब जैसे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हेल्थ केयर का था सदर ओबामा का, जिसको उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में बड़ी हद तक जॉपर्डाइज करने की कोशिश की, तो हम कह सकते हैं कि उस पर किसी हद तक दोबारा काम शुरू होगा, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से या कोरोना वायरस में जिस तरह का एक डिसडेन साइंस की तरफ दिखाया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो शायद हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक बड़े इश्यूज की बात है, फॉरेन पॉलिसी की खास तौर पर अगर हम बात करें, मैं नहीं समझता कि इसराइल की जो अहमियत अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है वो ख़त्म होगी। हाँ, शायद वो तेज़ी जो हमें डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई कि इसराइल को फ़ौरन दुनिया में तस्लीम करवा लिया जाए और वो इस किस्म के मसले को हल करके एक नोबेल पीस प्राइज फ़ौरन जीत जाए, शायद उतनी तेज़ी हमें देखने को ना मिले। भारत के हवाले से जो एक उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत वो एक गुडी गुडी इमेजेस जो है वो मीडिया में फेंकने की कोशिश की, एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। लोग ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत में जो कारोबारी मफादात हैं उनका भी एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा था। शायद वो हमें देखने को ना मिले, लेकिन क्या अमेरिका के भारत के साथ जो कारोबारी मफादात हैं, जिन मंडियों के तौर पर वो भारत को देखता है, वो खत्म हो जाएंगी? मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा।
चीन को जिस तरह से डोनाल्ड बनाया, मैं नहीं समझता कि ओवर्टली उस तरह से होगा, लेकिन चीन के बारे में जो तहफ्फुज़ात अमेरिका के हैं वो बहरहाल अपनी जगह कायम रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं चीन की तरफ आता हूँ, लेकिन एक चीज को जरूर और टच कीजिए, कश्मीर का मसला। कश्मीर पे क्योंकि सवालात जो है ना वो इसी तरह के आ रहे होते हैं कि जी डॉक्टर राफिया सिद्दीकी रिलीज होंगी, कश्मीर का मसला जो है क्या होगा। सर, कश्मीर पे जो बाइडेन साहब है उनकी क्लियर पॉलिसी थी कि उन्होंने इंडिया की जारहियत को, वहां पर जो लॉकडाउन किया गया उसको खुल के कंडेम किया, खुल के उसकी मजम्मत की थी जब उनकी इलेक्शन कैंपेन के जमाने में। अच्छा, लेकिन जैसे भी आपने कहा कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो बिजनेस इंटरेस्ट कहीं नहीं गए, तो बिजनेस इंटरेस्ट वर्सेस इलेक्शन की मजम्मत, सर अब क्या होगा? देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो इलेक्शन है ये लोकल डायनामिक्स पे लड़ा गया है। अगर आप 2016 के इलेक्शंस के नंबर्स का जायजा लें तो अब मैं ये जाती तौर पर ये समझता हूं, और मैं 4 साल ये कहता रहा हूं कि अमेरिकी इलेक्शंस में अब कास्टिंग वोट जो है वो इमिग्रेंट्स के पास है। वो जिस पलड़े में अपना वजन डालेंगे वो पलड़ा झुक जाएगा, और 2016 में इमिग्रेंट्स ने बड़ी तादाद में वोट नहीं दिया। और हम जब इमिग्रेंट्स की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ साउथ एशियन कम्युनिटी को ऑफेंड नहीं किया, उन्होंने तमाम जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको उसी तरह से ऑफेंड किया। वो एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर रहे हैं। सो वो चीज भी जो बाइडेन के हक में गई, एंड इट मेड गुड पॉलिटिकल सेंस कि वो अपनी कैंपेन में इस तरह की बातें करें। लेकिन और मैं ये समझता हूं कि वो एक पब्लिक पोस्चर तो जरूर रखेंगे। जैसे अभी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी कमाला हैरिस की चल रही है जिसमें वो कह रही हैं कि वी आर वाचिंग एंड यू आर नॉट अलोन, कश्मीर के हवाले से। सो इस तरह की स्टेटमेंट्स जरूर आएंगी, रिमाइंडर्स जरूर आएंगे, दो तरफा मीटिंग्स में बातचीत होती रहेगी शायद। लेकिन क्या वो इस हद तक जाएंगे कि वो कश्मीर को आजाद करवाने के लिए या कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनको दुरुस्त करवाने के लिए भारत के साथ अमेरिका के कारोबारी मफादात को जॉपर्डाइज कर दें? मैं समझता हूं ऐसा नहीं होगा। हाँ, अच्छा, उसमें एक और भी जो चीज होती है ना डॉक्टर साहब, के ये लोगों को भी समझना चाहिए कि जितने भी लोग इलेक्ट होकर आते हैं उसपे जो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस तो होता है ना, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, वेदर रिपब्लिकन पार्टी वेदर डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें होते हैं कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, और जो है वो कैंपेनिंग में भी पैसे से लेके हर चीज उसमें इन्वॉल्व होती है। सो देयर इज लॉट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले। मेरे ख्याल से मैं तो समझता हूँ कि कोई भी अगर अमेरिका का सदर आ जाए, चाहे वो जो बाइडेन साहब हो या वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हो, कोई भी हो, वो जो बिजनेस इंटरेस्ट जो है ना वो चीजें पॉलिसी को डिक्टेट करते रहेंगे। और ये कह देना कि जी कश्मीर आपको प्लेट में रख के मिल जाएगा या वो कश्मीर में कुछ कोई वैसा बड़ा कारनामा कर जाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी होगा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब यहाँ से मूव होके चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे जो है वेस्ट में आ जाए, अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान में जो मिलिट्री का, आर्मी का जो इनखला, ट्रूप्स का जो इनखला की बात हो रही है कि ये ट्रूप्स जो पूरी यूएस की जो चल रही है अफगान पीस डील, ये अफगान पीस डील इलेक्शन से पहले ही ये साइंस आना शुरू हो गए थे कि इट इज नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, मामलात खराब हो रहे हैं उसके अंदर। तो उसमें क्या होगा कि एक देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर बड़ी डिपेंडेंसी ये थी कि आपने तालिबान को लाके टेबल पे बिठा दिया, बड़ा कारनामा हो गया, हम भी बड़े खुश हुए, मीडिया में हमने बड़े क्रेडिट लिए कि देखा आप, हमारी जो पॉलिसी जो थी तालिबान को सपोर्ट करने की, उससे रवाबित रखने की, उसको सब हमें क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन देखें आखिरकार यही कारामा साबित हुई और अमेरिका टेबल पे बैठ गया। अच्छी बात है, वो टेबल पे बैठ गया, लेकिन वो पॉलिसी में कोई जेपरडाइज होगी, बाइडेन साहब कोई नई पॉलिसी उसको रिवाइज करेंगे, पीस डील पे कोई इंपैक्ट होगा, जो इनखला है फौजियों का उसमें कोई मसला आएगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि इंटरनली या एक्सटर्नली हर चीज का इर्तिकाज डोनाल्ड ट्रंप की जात में होता था। वो अपने आप को दरमियान में रख के सोचते थे, और उनका ये ख्याल था, क्योंकि वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म के आदमी है, कि जो मैं कर सकता हूं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और बहुत सी चीजों के हवाले से उनका यह ख्याल था कि मैं उस हद तक जा सकता हूं जो मुझे नोबेल पीस प्राइज भी जितवा सकें, जो लोगों को यह भी कन्विंस कर सकें कि मैं अब्राहम लिंकन के बाद सबसे बेहतरीन सदर हूं, वगैरह वगैरह। जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, मशवरे का कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के आर्म्स हैं उनकी मशावरत का जो कॉन्सेप्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने ही यूज्ड टू गिव 3 हूट्स टू दैट। सो
वो जो है उसकी वजह से वो उस हद तक चले गए अफगानिस्तान में फौजें वापस बुलाने और तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, जहां पर इलेक्शन से पहले तालिबान ने भी ये कह दिया कि ये तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन सदर अभी तक के वाक़े हुए हैं, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी को जान गए थे। वो ये जानते थे कि हम इनसे कुछ भी मनवा सकते हैं। सो मैं ये समझता हूं कि अब शायद ट्रूप्स के विड्रॉल के हवाले से जो ओवरऑल पॉलिसी है, या जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अमेरिका की ओवरऑल पॉलिसी है, उसमें तो कोई बड़ी तब्दीली ना आए, लेकिन जितनी तेजी विड्रॉल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे थे वो जरूर चेंज होंगी, और जितनी कमजोरी वो तालिबान के साथ निगोसिएशन में दिखा रहे थे और जिस हद तक आगे जा रहे थे, उन शराइत में जरूर तब्दीली आएगी। ठीक है डॉक्टर मिसबाह साहब, सवालात आपने सुने। और सर ये आखिरकार ये जो अफगानिस्तान का जो मामला है, क्योंकि आपने इसमें बहुत इन डेप्थ इस पे आपने लिख भी चुके हैं, आपकी बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन भी है सर, ये विल थिंग्स गो इन राइट डायरेक्शन इन अफगानिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है अफगानिस्तान पे होती है, और अभी पिछले चंद दिनों से हमारे यहाँ ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी वो टीटीपी जो है वहां पर फिर से स्ट्रेंथन हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स जो हैं जो हो रहे हैं अभी पाकिस्तान में, ये वहीं से लॉन्च किए जा रहे हैं। तो सर किस तरह देखते हैं? फराज, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक बात हो रही थी पाकिस्तान में। एक अफगानिस्तान के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारा आप सब उनका नाम जानते हैं, बट आई एम नॉट इन अ लिबर्टी टू टेक हिज नेम विदाउट हिज परमिशन। वो कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे जो कुछ हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, और ये चीज़ जो है थोड़ी सी ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी प्रेशर में रहेगा अफ़गानिस्तान की वजह से। अब ये है कि जो जनाब बाइडेन साहब, इनका जो आना है इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, मतलब आई फुली एग्री विद हिम व्हाट एवर ही सेड, लेकिन उससे थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है पाकिस्तान को, क्योंकि जो बाइडेन साहब, मैंने ये बात पहले भी कही है, मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि जो ये चाहेंगे कि जो पीस डिविडेंड जो है वो बरकरार रहे अफगानिस्तान में से, जो वहाँ के ऊपर इतने साल अमेरिका ने लगाए हैं, और वो वहाँ पर अपनी फौज को रखना चाहेंगे। तो जो कि शायद ट्रंप साहब नहीं करते, क्योंकि ट्रंप साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पूरे एरिया से अदर देन वेरी स्पेसिफिक चीज़ें। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, इंडिया से जो उनकी पर्सनल अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो उसमें इंटरेस्टेड थे, फिर चाइना से जो एक इशू है उसमें वो इंटरेस्टेड थे, और चाइना की पॉलिसी तो हम लोग और भी बात कर सकते हैं, लेकिन चाइना की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है पेंटागन से भी, कि वो किस तरह से रखी जाए और इस तरह की बात है। और जब भी हमने देखा कि रिपब्लिकन जो कि ज़्यादातर जिनकी जो टिल्ट होता है वो कॉरपोरेट इंटरेस्ट की तरफ होता है, यानी उन्होंने भी उस चीज़ को ज़्यादा उसको ज़्यादा सामने वो लोग नहीं लाए अपने उस टिल्ट को, और वो काफ़ी हार्श उनकी रही चाइना के अगेंस्ट। तो आप देखिएगा, आप देखें कि जो, अच्छा, और एक और पॉइंट है जो बाइडेन साहब का, कि वो जो है काफ़ी चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ ये है कि वो अपने आप को डेमोक्रेसी लिखे अखबारों में, बल्कि वो डेमोक्रेसी दिखे भी। और जिस तरह से वहां पर सेटअप है पाकिस्तान में, वो जो है अंडर प्रेशर आएगा ओबामा बाइडेन साहब की वजह से। किस हद तक आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी उन्हें अफगानिस्तान में आपकी जरूरत है, लेकिन वो जरूर आएगा अंडर, और ये सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी कंसर्न का बाइस होंगी। अच्छा, मैं एक और भी देखें एक चीज, ये मैं टॉपिक को थोड़ा शिफ्ट करूंगा। एक कैरी लुगल बिल आया था जब हम इकोनॉमिक मसाइल हमारे चल रहे थे, वो मसाइल पहले से बदतर हो चुके हैं अब। तो अब सवाल ये है कि सऊदियों के साथ अभी जो मामला चल रहे हैं, जो पैसे वैसे के जो लेन देन हुई थी, उसमें उन्होंने वापस से पैसे मांग लिए हैं। जो उन्होंने आपको पैसे दिए थे, उन्होंने आपको दिए पैसे, अब कह रहे हैं जी हमने आपको बैंक में रखने के लिए दिए थे, अब आप शाबाश अच्छे बच्चों की तरह वापस कर दीजिए। तो मामला वहां कोई अच्छे नहीं चल रहे हैं। क्या कोई कैरी लूगर, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, तो सर कोई कैरी लूगर या कोई इस तरह का जो बिल है, या कुछ जो है कुछ पैसों वैसों का मामला कुछ हो सकता है?
देखिए फराज, सबसे पहले कैरी लूगर बिल की जब आप बात करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस सिचुएशन में जाइए, पहले उस टाइम फ्रेम में जाइए जब ये कुछ हो रहा था, कि जो एक बहुत बड़ी चीज थी कि आप देखिए कैरी लूगर बिल की जो बिगेस्ट उसका जो फीचर था वो क्या था, कि जो इकोनॉमिक एड होगी, कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती थी कि जो अवाम है पाकिस्तान की, उसको जो है डेमोक्रेसी का डिविडेंड मिले और उसको अमेरिकन फ्रेंडशिप का डिविडेंड मिले। तो ये जो चीज थी ये अब ये उसी तरह से होगी। मुझे नहीं लगता कि अब वो उसी तरह से करेंगे, क्योंकि जो एक दफा मैं फिर कहूंगा कि जो जिस तरह से पाकिस्तान में जो भी कहे हमारा मीडिया जो भी कहे, लेकिन जो दिख रहा है बाहर से, जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जिसे वहां पे बहुत से लोग फखरिया बताते हैं कि ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी, देखिए दुनिया नहीं देखना चाहती कि वर्दी के लोग जो हैं वो हर जगह के ऊपर शो को रन करें, और ये इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया भर में, और जो कि हमारे यहाँ लोगों की इतनी समझ में बात नहीं आती। लेकिन अब वो बात वहां पर भी एक जी डॉक्टर जी ऐड कर सकूं जो मिसबा साहब बात कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट दौर हैं। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है और जो है हम सब एक पेज पर हैं। क्या यही बात वो जो बाइडेन के साथ बैठकर उतने ही कंफर्टेबली कह सकेंगे और जो बाइडेन उनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई फुली एग्री कि ये जो है, और ये चीज जो है ये अगर तो नहीं है तो वहां पर जो हाइब्रिड गवर्नमेंट के जो ऑर्केस्ट्रेटर्स हैं उन्हें अब चाहिए कि थोड़ा सा कंसर्न हो वो लोग इस चीज पर। ठीक है, मैं डॉक्टर उवैस सलीम आपकी तरफ वापस आता हूं। सर, ये एक सवाल जो आया है अभी कमेंट्स के अंदर, और ये वाकई थोड़ा वैलिड सवाल भी है कि सर कि वो एक डू मोर का हमने एक नैरेटिव और एक बयानिया चल रहा था अमेरिका में बड़े अरसे तक जो है चलता रहा, क्या वो डू मोर का बयानिया वापस एस्टेब्लिश हो जाएगा? देखिए, डू मोर का जो बयानिया है उसकी इंटेंसिटी में तो शायद कमी आती रही है, लेकिन वो पूरी तरह से गया कभी नहीं। जो आप अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का आगाज कहां से हुआ था? एक ट्वीट से जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाया और ये कहा कि हम पाकिस्तान को बहुत पैसे देते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो है अपना किरदार कभी सही तरीके से अदा नहीं किया। उन्होंने जो शुरू के उनके कैंपेन इंटरव्यूज हैं वो अगर आप उठाकर देखें तो वो उसमें वो 2016 के उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान को बिल्कुल सीधा कर दूंगा क्योंकि ये हमारे साथ दुरुस्त अपना रोल प्ले नहीं किया इन्होंने। लेकिन जाहिर है कि अफगानिस्तान में जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, जो ट्रूप्स का विड्रॉल वो करना चाहते थे, उसमें उन्हें पाकिस्तान की जरूरत थी। तो वो जो एक मेलोडाउन इफेक्ट था वो स्ट्रेटेजिक था। उसमें जो है उनकी किसी पर्सनल ख्वाहिश को, उनके पाकिस्तान के साथ मोहब्बत को कोई दखल नहीं था। सो वो नैरेटिव बावजूद टोन डाउन हुआ था, और मैं समझता हूं कि अगर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़ी तो उसको दोबारा रैंप अप किया जा सकता है। ठीक है, मैं दो हमारे मजीद मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। मुना काजिम शाह साहिबा, और आप सबको जानते हैं, रिपोर्टिंग करती रही हैं, बहुत अनथक मेहनत की है इन्होंने इस पूरे इलेक्शन का जो मामला चल रहा था पिछले एक हफ्ते में। तो मुना, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन कर लिया। साथ में सबात अशरफ साहब जो हैं, आई फकीर, हमारे दोस्त, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं, तो वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सबात आपकी तरफ आऊंगा और आपसे यही जो एक ये डू मोर और ये सारे के सारे जो मामला हैं, जरा इस पे सर थोड़ी सी आपने जो गुफ्तगू सुनी इस पे अपनी राय दीजिए। दूसरा, हमारे साथ अब ये जो अफगानिस्तान का जो इनखला है, इसके जो मुझे मिसबा भाई और इनकी डॉक्टर उवैस इसकी बातों से अंदाजा हुआ, तो सर वो उसमें तो तब्दीली आएगी अब जो नजर आ रहा है कि उस तरह के मामला नहीं चलेंगे, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी एक अपनी जात के हिसाब से वो ज्यादा पॉलिसी बनाते थे, मुल्क के हिसाब से कम होती थी, तो उसमें तो जब शिफ्ट आएगा तो पॉलिसी शिफ्ट आएगी इस मामले में। शुक्रिया आप इस मौके का कि आप सबसे बात हो रही है। देखिए, इसमें मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए। एक तो ये कि अमेरिका की जो जिसको आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट है, या अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना,
वो उसका एक आर्क था जो डोनाल्ड ट्रंप ने खासे हद तक इंटरप्ट किया और उसका तितर बितर कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान के लिहाज से अमेरिका पाकिस्तान की ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के हिसाब से कंटिन्यूटी मिलती है हमें। और मैं बाइडेन साहब को इस तरह से देख रहा हूं कि इट इज अ रिटर्न, हम वहां वापस आ रहे हैं जो एक नॉर्मल पाकिस्तान और अमेरिका की चल रही है, और वो चल रही है 70 साल से चल रही है, बल्कि ज्यादा। तो उस लिहाज से देखना ये होगा कि वो कितना उस पे वापस आते हैं और कितना चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जो डू मोर की पॉलिसी है वो ट्रंप साहब की तो नहीं है ना, वो पुरानी है, वो हमेशा से है। तो मेरे नजदीक देखना ये होगा कि कितना डू मोर वापस आता है और कितना ये ट्रंप की कुछ चीजें कंटिन्यू करते हैं। विड्रॉल वाला जो मामला है उसकी भी मेरे ख्याल से अपनी एक डायनामिक है। आई डोंट थिंक कि वो कंप्लीटली रिवर्स होगी, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज ये है, एक देरीना चीज, बाइडेन साहब को हम 2-3 साइकिल से देख रहे हैं। ये पहले भी प्रेसिडेंट के लिए रन कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी थे, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले का जो दौर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इनके कभी कभी जाती तौर पर, इनफरादी तौर पे, जाती भी नहीं कहना चाहिए, इनफरादी तौर पे इनकी एक क्या उसको आप कहेंगे, कभी कभी बड़ी वक्री स्टेटमेंट और पोजीशन इन्होंने ली है। जैसे इराक के मामले पे एक जमाने में ये कह रहे थे कि यार अगर इराक को हम 3 मुल्क बनने भी दें तो क्या जाता है। अब ये बड़ी रेडिकल पोजीशन है, ठीक है ना। वर्ल्ड ऑर्डर वाले मामला आ जाते हैं इस लेवल पे। बोस्निया पर भी। हाँ, मेरे नजदीक देखना ये है कि कितना ये वाला बाइडेन सामने आता है फॉरेन पॉलिसी पे, जो बड़ी वक्री पोजीशंस ले जाता है कभी कभी, और डीप इनकी समझ है फॉरेन पॉलिसी में, इनका बड़ा पुराना हाथ है। देखना ये कितना वो वाला बाइडेन आता है और कितना हमारा नॉर्मल। ठीक है, मैं सवाल, आपकी इंटरनेट में इश्यूज आ रहे हैं, मैं मुना काजिम शाह की तरफ आता हूँ। मुना, एक जो ऑडियंस फराज एक छोटा सा कमेंट मैं देना चाहूंगा आपकी इजाजत से, और मुना की इजाजत से। जो सबाहत कह रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में, कि जो जब बोस्निया का इशू हो रहा था उस वक्त इन्होंने कहा था, जो सेनेटर की आर्म सर्विसेज कमेटी की मीटिंग में एक सेनेटर से इन्होंने कहा था, सर यू कैन बी डिप्लोमेटिक, आई डोंट हैव टू बी डिप्लोमेटिक, और मेरा जो इशू है वो ये है कि आप जहाज ले जाइए और वहां बमबारी करके चीजों को ठीक कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं मुना आपकी तरफ आता हूँ। एक जो सवाल आया, मैं चाहूंगा आपसे वो सवाल लिया जाए। ऑडियंस में से सवाल आ रहा है जो देख रहे हैं, उनका कहना ये कि ये पेंटागन जो यहाँ की स्टैब्लिशमेंट है उसकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी इलेक्शन को जो है चेंज करने में। यानी कि उनका कहना ये कि इलेक्शन को जो है पेंटागन ने और स्टैब्लिशमेंट ने तब्दील किया है, और वो तब्दील होने के बाद जो है जो बाइडेन साहब को जिताया गया है, क्योंकि इनके जो पुराने जितने भी स्कैंडल थे वो छुपा दिए गए मीडिया से। तो ये इसमें सारा स्टैब्लिशमेंट का हाथ है। तो जरा इसका जरा ऑडियंस का क्योंकि सवाल है, आप, मैं चाहूंगा कुछ वहां से भी सवाल ले लिए जाएं। क्या समझती हैं आप? अच्छा, देखिए, ये जो राइट विंग लीनिंग मीडियाज हैं, वहां पर ये कॉन्स्पिरेसी तो उस वक्त से चलनी शुरू हो गई थी जब से सूरत हाल हुई थी कि बाइडेन जीतेंगे, और ये हमेशा हर इलेक्शन में ही तकरीबन होता है। यहाँ पर देखिए फराज, ये जानना जरूरी है कि किस तरह से अमेरिकी इलेक्शन काम करता है। ये हर स्टेट जो है वो, जाहिर है अब इतना ये डिस्कशन हो चुका है कि सभी को ये मालूम हो चुका होगा अब तक कि हर स्टेट के अपने लॉज होते हैं, अपने बाय लॉज होते हैं, अपनी उनकी एक प्रोसेस होता है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है उससे ज्यादा उस पर्टिकुलर उनकी जो दाखिली हुकूमत है उसका ज्यादा हाथ होता है। फिर ये कि इनको ट्रांसपेरेंट करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि एक तो ये कि ये विजिबल थे, ऑनलाइन विजिबल थे। वहां पर जो ऑब्जर्वर्स थे, वोटर ऑब्जर्वर्स जो थे, वो दोनों पार्टीज के मौजूद थे हर जगह पे, जहां जहां रिकाउंट हुआ है, जहां काउंटिंग हुई है, हर जगह पे। तो इन्होंने कोशिश अपनी हत्तल इम्कान की है कि इनको इतना ट्रांसपेरेंट जितना किया जा सकता है वो किया जाए। अब जाहिर है, देखिए, जब हारने वाली पार्टी, और फिर जब हारने वाली पार्टी में आपके ऑलमोस्ट 71 मिलियन जो है लोग अमेरिकी हारने वाली पार्टी का हिस्सा है, ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी विक्ट्री फॉर देम, या टू टेक, या उनके लिए ये हार भी आसान नहीं है। और इस वक्त हम एक मुल्क के अंदर 2 नेशंस देख रहे हैं, और बाइडेन हैरिस के लिए जो है ये बड़ी अपहिल बैटल होगी यूनिफाई करने की। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के नेशन को यूनिफाई किया जाए, ये इनके लिए इनको इसके लिए एक हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत 4 साल जो है वो
जब एक प्रोसेस को आप ब्रेक करने में लगाते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं तो फिर उसको जोड़ने में वक्त लगता है। तो ये थ्योरीज आई थिंक दे विल डाई देयर ओन डेथ। अपने इंटरनल जो दाखिला मसाइल हैं उसके ऊपर उन्होंने फोकस करना है। अच्छा, एक जो सवाल आ रहा है बार बार, मैं इसका जवाब खुद ही दे देता हूँ कि जी इमरान खान साहब ने जो है उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था, तो अब बाइडेन साहब आके जो है इस मामले में इमरान खान साहब के साथ कुछ मामला करेंगे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं होने वाली। वो पुरानी बात हो गई, चीज लोग आगे, दुनिया आगे जा चुकी है और कोई ऐसे मामला नहीं होंगे। इमरान खान साहब दूसरे मामला में जरूर पकड़ा जाएगा इमरान खान साहब को, लेकिन ये उनको उसामा बिन लादेन को शहीद करने के मामला पे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा डॉक्टर ओवैस, आपकी तरफ आता हूं मैं। सर, ये जो ईरान डील जो कि डंप कर दी गई थी, वो उसका रिवाइवल, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि सऊदी मामलात भी हैं, पाकिस्तान के तो मेरे ख्याल से शायद वो इंटरेस्ट में थी वो ईरान डील, लेकिन सऊदी अरब डेफिनेटली, इजराइल डेफिनेटली उनके इंटरेस्ट में नहीं थी, बड़े मामला खराब थे और अब उनका कहना ये था कि जी मैं आके उसको रिवाइव करूंगा। तो क्या देखते हैं आप? देखिए, वो जैसे आपने कहा वो बड़ा वाज़ेह इशारा दे चुके हैं कि वो न्यूक्लियर डील में वापस जाने का इरादा रखते हैं। अब देखना ये होगा कि सऊदी अरब के साथ जो डायनामिक्स अमेरिका के हैं उसको वो किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि जाहिर है सऊदी अरब की भी अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है, ख़ास तौर पर जो खित्ते में मामलात हैं इसराइल के हवाले से, जो बहरीन में या दूसरे खलीजी ममालिक ने जो अभी तस्लीम किया है, सो वो एक पूरा डायनामिक उस खत्ते में चेंज हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का हमने देखा कि उनकी पर्सनालिटी जो है वो बड़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप से मिलती जुलती थी। जो एक इक्वेशन उनकी बनी उसमें बड़ा हिस्सा दोनों की एक सिमिलर पर्सनालिटी होने का था, सेम फ्रीक्वेंसी होने का था। क्या जो बाइडेन उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? क्या जो बाइडेन उन्हें ईरान के साथ खत्ते में कोएग्जिस्ट करने पर आमादा कर पाएंगे? मैं बैंक कर रहा हूं जो बाइडेन का सेनेट में तजर्बा रहा है और खास तौर पर एक बायपार्टिजन सपोर्ट जो वो सेनेट में हासिल कर सकते हैं, खास तौर पर रिपब्लिकन्स के साथ भी उनके 36 बरस उन्होंने सेनेट में गुजारे हैं, बड़े राब्ते उनके रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो इंटरनली वो सपोर्ट अपनी खारजा पॉलिसी के लिए हासिल करने में कामयाब हो गए तो सऊदी अरब के साथ भी और ईरान के साथ भी और खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ भी इस डायनामिक को कंट्रोल करना और अपने आप को एक्सर्ट कराना उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं जरा एक कमेंट आ रहा है उसका मैं जवाब देता चलूं कि जी नया दौर जो है बहुत ही जो है नफरत फैला रहा है। तो सर, ये जितना मोहब्बत ये प्लेटफॉर्म फैला रहा है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई और प्लेटफॉर्म मोहब्बत का पैगाम नहीं दे रहा होता जितना पीस का पैगाम नया दौर पे दिया जाता है। तो खुदा रहा कुछ रहम करें, कुछ अपने जो ख्यालात हैं उसको रिव्यू करें। अच्छा डॉक्टर मिसबाह आजम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये मामला कुछ इस तरह से, मैंने कुछ दिन पहले तुर्की अल फैसल का इंटरव्यू देखा, प्रिंस तुर्की अल फैसल, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये कह रहे थे कि अब का जो अमेरिका है, इस अमेरिका का हमें नहीं पता कि ये अब सऊदी के मामले में कहाँ खड़ा है, वेदर वो अब हमारा एलाय है कि नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईरान के लिए अब से कई साल पहले कोई मामलात होंगे। ईरान की जो एक्सपेंशन जो नजर आ रही थी खित्ते में, वो अमेरिका ने होने दी। अमेरिका ने उस ईरान की एक्सपेंशन को नहीं रोका बल्कि उसको बढ़ावा दिया। और वो कहते जरूर रहे, बयानात की हद तक मामला जरूर है, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी, क्योंकि उनका इशारा सीरिया की तरफ भी था कि सीरिया में आप देखें कि अमेरिका ने जो है उनको क्लीन चिट दे के रखी हुई थी, बातें होती रही, किया कुछ नहीं। तो सर, ये इस पे किस हद तक एग्री करेंगे, क्योंकि तुर्की अल फैसल जो कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस के चीफ भी रहे और वहाँ के पॉलिसी मेकर्स में से हैं, वो जब इस तरह की बात करें तो इट मीन्स के मामला जो है कुछ खराबी की तरफ जा रहा है। देखिए फराज, अमेरिका जो है वो कभी किसी का नहीं था। अमेरिका हमेशा अमेरिका का था और उसे अमेरिका का ही रहना चाहिए, और यही हम आप हर एक चाहता है और यही दुनिया चाहती है। अब जो तुर्की अल फैसल ने जो बयान दिया, ऑफ कोर्स उसकी जो रीजनिंग थी बहुत डिप्लोमेटिक थी कि वो उन पे थोड़ा प्रेशर डालना चाह रहे थे कि यार आप हमारा साथ दें और जो हमारे इंटरेस्ट हैं उन्हें वॉच करें आप। तो देखिए, अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट वॉच करेगा और जब
जो बाइडेन साहब आए हैं, तो फिर ये जो है आप देखिए कि जो टीम है इनकी, जो ब्रूस राइडेल और ये लोग शायद दोबारा आए और किसी भी कैपेसिटी में आए कि आप देखिए कि 3-4 हजार लोग बदल जाते हैं जब नया प्रेसिडेंट आता है। तो और ज्यादातर वही लोग आते हैं जिनकी रीजन होती है, पॉलिटिकल रीजन होती है, कुछ रीजन होती है कि भाई वो उनके पुराने एडवाइजर्स होते हैं। तो देखें कि आप प्रिटी मच जो इंटरनेशनल पॉलिसीज देखेंगे वो से क्लोज देखेंगे जो ओबामा साहब के ज़माने में थी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बाइडेन थे, और मैं हमेशा से इसी चीज़ को बिलीव करता हूं कि जो बाइडेन साहब जो थे वो एक तरह से सदर ओबामा के मेंटोर थे, एटलीस्ट शुरू में। बाद में तो जाहिर है उनकी पॉलिसीज अपनी भी होंगी और दूसरे एडवाइजर्स का इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन शुरू में वो उनके मेंटोर थे एक तरह से। और आप देखिए शुरू के जो साल थे, जो ओबामा साहब ने तकरीरें फरमाई, जिस तरह से उन्होंने तारीख के पहिए को मोड़ने की बातें की, जो वो रिफ्लेक्ट करती थी जो बाइडेन साहब की सोच के ऊपर। और अब ये देखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर सलाला का इंसिडेंट ओबामा साहब के ज़माने में हुआ जबकि जो बाइडेन साहब उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो उस तरह की चीज़ें दोबारा होंगी कि जो बाइडेन साहब अपनी सोच लेकर आएंगे। अब वो अपने डिसीजन लेंगे, अपने लोगों को हायर करेंगे। तो ये कहना कि अमेरिका जो है सऊदी अरब के साथ खड़ा नहीं था, अब उनके धमकी से खड़ा हो जाएगा, ये सब जो है ना, ये देखिए ये डिप्लोमेसी होती है, ये एक तरह से एक दूसरे को प्रेशर में डालने की बात होती है। और जरूरी नहीं है कि ये प्रेशर डाले, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो उनको थोड़ा सा हमारे करीब लाएगा। और इसमें आपको हमेशा देखना चाहिए कि ऑडियंस कौन से हैं, कि वो किनको बता रहे हैं। कि हो सकता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बता रहे हो कि हम अमेरिका से खफा हैं। अब जैसे सद्दाम हुसैन साहब थे, एक जुमला मैं और कहूँगा फराज, फिर आप दूसरे मेहमान की तरफ जाइएगा। सद्दाम हुसैन साहब जब बड़ी तगड़े बयानात देते थे और शोर करते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ड्यूरिंग द टाइम बिफोर ईरान इराक वॉर, और सऊदी अरब को धमकी भी दे देते थे, उस वक्त ये होता था कि वो धमकी तो देते थे लेकिन फिर फोन करते थे गोर्बाचोव को या जो भी रशिया के जो उस वक्त हेड थे, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को, कि भाई ये तो मैंने पब्लिक कंजम्पशन के लिए दिया है, सो जस्ट इग्नोर व्हाट आई सेड। तो देखिए ये सब होता है डिप्लोमेसी में। अच्छा, मैं जो हसनैन अजीज साहब का एक सवाल है कि व्हाट विल बी जो बाइडेन्स पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। अच्छा, मैं इस टॉपिक की तरफ आना भी चाह रहा था कि चाइना के टैरिफ से लेके ट्रेड वॉर से लेके बड़े काम हुए हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के जमाने में। अच्छा, अब सवाल ये है कि जी चाइना मेरे ख्याल से एक ऐसा मुल्क है जिसको मैनेज करने की कोई क्लियर पॉलिसी अमेरिका के पास शायद आज भी नहीं है, और ये भी ऐन मुमकिन है कि शायद कोई क्लियर पॉलिसी बनाना नामुमकिन हो, कि क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। चाइना की जो एक्सपेंशन है वो बढ़ रही है, चाइना की एक्सपेंशन पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, सी पैक के हवाले से वो सारे मामला भी चल रहे हैं, और पाकिस्तान को करना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उससे जुड़ा हुआ है। अमेरिका इस चीज के बारे में बड़ा क्लियर रहा है। तो अब ये बाइडेन साहब आएंगे तो पॉलिसी किस तरफ जाएगी? मैं सवाल आपसे स्टार्ट करता हूं, देन आई विल गो टू अदर गेस्ट। सवाल, कैन यू हियर मी? अच्छा, सवाल के मेरे ख्याल इंटरनेट के मसले आ गए। मूना, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। अच्छा, देखिए चाइना जो है यकीनन वो एक बहुत अहम मुद्दा है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि यूएस अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर या अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर अपने ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा कि बाइडेन आ गए, कि ट्रंप आ गए, कि XYZ आ गए। मेरे ख्याल से इस वक्त क्या हर वक्त अमेरिका ने अपना फायदा ही देखा है, और जो देखना भी चाहिए हर मुल्क को देखना चाहिए, और वो भी यही करेंगे यकीनन। इसमें जो है हम साफ साफ देख रहे हैं कि इंडिया से जो ताल्लुकात हैं, जो इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, जो डिफेंस मिलिट्री ताल्लुकात हैं, उनकी नई पॉलिसी भी हमने देखी डिफेंस के ऊपर, तो वो सब एक्चुअली दे आर फोकस टुवर्ड्स चाइना, और उस वजह से जो है वो उनके खित्ते में उनके लिए इंडिया की बहुत अहमियत है, जो आई थिंक वो रिलेशनशिप वो बरकरार रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी कहती चलूं फराज के जो लोग ये समझ रहे हैं कि
अमेरिका जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो इंडिया और पाकिस्तान को रख करके बनाएगा, तो ये एक बहुत ही चाइल्डिश चीज है सोचने की। वो क्यों बनाएगा? कैमिला हैरिस की अगर हेरिटेज है इंडियन, तो वो क्यों उसको बनाएंगी? उनके लिए जो पहली उनकी पॉकेट है वो अमेरिका होगी और होनी चाहिए। इसके अलावा अकेले दो लोग नहीं रन करेंगे अमेरिका को। अमेरिका को पूरी एक मशीनरी रन करती है जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, दूसरे इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हर कोई मिलके उसको एक करता है। तो फॉर अस टू थिंक के हम इतने इम्पोर्टेंट हैं, हम अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं और अमेरिका के लिए अमेरिका इम्पोर्टेंट है, और उनकी पॉलिसीज के लिए वो अपने ऊपर ही फोकस करके बनाएंगे। और ऑब्वियसली चाइना उनके लिए एक थ्रेट है इस वक्त, तो वो उसको सप्रेस करने के लिए, उनके ऊपर सैंक्शंस करने के लिए, उनको खित्ते में कंटेन रखने के लिए जो उनसे बस पड़ेगा, उनका बन पड़ेगा, वो करेंगे। डॉक्टर उवैस सलीम, आपकी तरफ आता हूं सर। ये एक किताब पता नहीं आपकी नजर से गुजरी हो, डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना की जो जंग है उसके हवाले से, विल दे गो टू वॉर, और ये ग्रैम एलिसन की किताब है। इसमें कुछ इस तरह का तासुर दिया गया है कि जी सूनर और लेटर इस तरह के मामलात होने हैं, और शायद ये उसमें ये भी आर्गुमेंट आता है कि जी इसको पुश आउट किया जा रहा है, यानी कि चीजों को आगे बढ़ाया चला जा रहा है कि जंग ना हो, जितना हम उसको पुश आउट कर सकते हैं। लेकिन स्पेस जो है, चाहे टेक्नोलॉजी की स्पेस हो, चाहे मिलिट्री की स्पेस हो, इन्फ्लुएंस की जो स्पेस है, वो आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की स्पेस है, हर चीज में चाइना ने एक्सपेंड किया है और अमेरिका कोशिश पूरी कर रहा है अपनी स्पेस को रिटेन करने की। वो सारे मामलात हैं, लेकिन चाइना की एक्सपेंशन हो रही है, और उनकी जो एक्सपेंशन है वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन उनकी इतनी नहीं होती, इतनी उनकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन होती है। वो पहले जाते हैं आपका पोर्ट के हवाले से, जैसे हमारा सी पैक चल रहा है इसी तरह श्रीलंका में, उसके बाद फिर जो है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। सर, इस स्पेस को चैलेंज करने के लिए कोई पॉलिसी है, कोई क्लियर पॉलिसी आपको नजर आती है? बाइडेन साहब जब आएंगे तो इस स्पेस को किस तरह से देखेंगे, क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी बीच का एक पजल है। देखिए फराज, मेरा जो बैकग्राउंड है वो देहाती है। गांव के जो चौधरी हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है वो किसी और को चौधरी बनते देख नहीं सकते। अमेरिका ने एक बहुत अरसे तक एक वाहिद सुपर पावर के तौर पर, खास तौर पर कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद अमेरिका दुनिया पर राज किया है। अब ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही है, चाइना एक इमर्जिंग पावर है। लेकिन हमारा मसला ये है कि, और खास तौर पर हमारे खित्ते में लोगों का मसला ये है कि हम बाइनरीज में चीजों को देखना चाहते हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखना चाहते हैं। जो ग्लोबल ताल्लुकात हैं, जो खारजा ताल्लुकात हैं, जो मुल्कों के आपस में मामलात हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा नहीं होते, बीच में बहुत सारा ग्रे मैटर होता है और उसमें चीजें जो हैं वो मूव कर रही होती हैं। अब ये ठीक है कि अमेरिका चाइना का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, जो खित्ते में इन्फ्लुएंस है, उससे खाइफ है और उसको किसी ना किसी हद तक अंडर चेक रखना चाहता है और अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि चाइना की इक्तिसादी हैसियत इस वक्त अमेरिका के लिए इस तरह की है कि दोनों मुल्कों की इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा है। चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा लेंडर है। जब हमारे यहाँ लोग इस तरह की बात करते हैं कि चाइना एक रोज अमेरिका को टेक ओवर कर लेगी, चाइना की इकोनॉमी, और अमेरिका जो है उसके बाद बिल्कुल क्रम्बल कर जाएगा, मैं उनसे कहता हूं कि जिस रोज अमेरिका की इकोनॉमी बैठेगी आधी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ठीक है कि चाइना से ये खाइफ है, लेकिन क्या ये चाइना के मुकाबले में इंडिया को एक खित्ते में ऐसा रोल देना चाहेंगे कि जिसमें इंडिया को चैलेंज करने वाला खित्ते में कोई ना हो? मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा मुमकिन है। अमेरिका हमेशा ये चाहेगा कि इंडिया और चाइना एक दूसरे को चेकमेट करते रहें। ये बड़े डेलिकेट मामलात हैं, और एक पब्लिक पॉस्चरिंग होती है और एक फिर जो क्लोज डोर्स जिसको आप नेगोशिएशंस कहते हैं वो होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं नहीं समझता कि डॉक्टर साहब इसको भी जरा टच कर दीजिए कि सर इस पूरे के पूरे पजल में पाकिस्तान कहाँ फिट बैठता है, यानी कि चाइना और यूएस टेंशन में पाकिस्तान के क्या मामला बैठते हैं? देखिए, मैंने एक दफा और बिल्कुल एक सवाल, बल्कि आपके साथ सर, मतलब इमरान खान साहब अगर आपको भी कॉल करें और आपसे कुछ बोलें कि यार अब ये मामला हो गया, तो आप उनको क्या क्या मशवरे देंगे, और खासकर ये चाइना अमेरिका के हवाले से आप क्या मशवरे देंगे? फराज, आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नया दौर को हो सकता है इमरान खान साहब देख रहे हो, आप सबको एक एक कॉल आ जाए।
देखिए, पाकिस्तान का एक मसला हमेशा से ये रहा है कि वी हैव ट्राइड टू पंच अबव आवर वेट। हमने अपनी कमजोरियों को कभी समझने की कोशिश नहीं की है। मुझे कई बरस पहले स्टीव कोएन का एक इंटरव्यू करने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि अगर आपका साइज छोटा हो, आप एक छोटे जहाज हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि आप अपने छोटे मदार में घूमते रहे, दूसरा ये कि आप एक किसी बड़े जहाज की दुम बन जाए ताकि वो जहां जाए आपको अपने साथ ले जाए। हमने एक जमाने में अमेरिका की दुम बनने का फैसला किया, लेकिन हम ये समझते थे कि हम दुम नहीं है, अमेरिका दुम है। अब हम ये समझ रहे हैं कि हम शायद चाइना की दुम बन सकते हैं, लेकिन क्या चाइना हमारे साथ उस हद तक जाएगा जहां वो खित्ते में जो दूसरे चाइना के मामलात हैं, जो खास तौर पर इंडिया के साथ उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, उनको हमारी वजह से जॉपर्डाइज कर देगा? ऐसा नहीं होगा। सो मैं ये समझता हूं कि हमें इंटरनली अपने मामलात ठीक करने की जरूरत है। चाइना जो मर्जी करे, अमेरिका जो मर्जी करे, इंडिया जो मर्जी करे, जब तक हमारे यहाँ इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब आप पैगाम की बात कर रहे हैं, कितनी फ्रॉड और कितनी हेट फील्ड इलेक्शन कैंपेन रही है, लेकिन पिछले चंद दिन में बाइडेन कैंप की तरफ से आपने सिर्फ रिकंसिलिएशन का मैसेज सुना है, आपने सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने का मैसेज सुना है। और उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई उनके माली मामलात की वजह से कोई इंक्वायरी चल रही है तो वो रुक जाएगी, या जो बाइडेन कह देंगे कि आप ये सारे मामलात बंद कर दें। बेस लाइन पर 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को। उन लोगों की बहरहाल एस्पिरेशंस हैं, उनकी शिकायत हैं, वो जेन्युइन हैं। आपको उन शिकायत का अजाला करना होता है और आपको ये देखना होता है कि क्यों मेरा मैसेज रेजोनेट नहीं कर रहा और किसी और का मैसेज रेजोनेट कर रहा है। इमरान खान जब तक ये बात नहीं समझेंगे कि इंटरनली क्यों 2 साल में लोग उन तमाम पॉलिटिशियंस को दोबारा याद कर रहे हैं और उनका पैगाम सुन रहे हैं जिन्हें 2 साल पहले उन्होंने वोट आउट किया था, ना सिर्फ वो इंटरनली मामलात को ठीक करने में कामयाब नहीं होंगे, बल्कि इसी का स्पिल ओवर इफेक्ट उन्हें खारजा महाज पर दूसरे ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात में बार बार मिलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, वो जो आपने दुम की बात की वो बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी थी, लेकिन उसमें भी आपने जिस तरह हाईलाइट भी किया कि हम अगर किसी की दुम बनते हैं तो हमें अपने अंदर के मामला जरूरी हैं, क्योंकि पता लगा वो जो शिप चली जा रही है 100 माइल्स पर आवर के तौर पे तरक्की कर रही है, हम जो है उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। हमारे साथ ये भी तो मसला हुआ है कि हम दुम तो बन गए, लेकिन हम इतनी भयानक दुम बने कि हमारे अपने मामला ठीक नहीं थे, तो वो अगले मुल्कों को हम कुछ टेबल पे तो रखे थे, वरना हम तो उसकी 100 मील की जो रफ्तार है उसको हम 10 मील की रफ्तार कर देंगे। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये कि अच्छा सबात में आपकी तरफ आता हूं, उससे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट कर दूं, क्योंकि डॉक्टर वैस सलीम ने बिल्कुल सही बात की है कि जो ट्रम्प साहब के सपोर्टर्स हैं उनको वोट मिले हैं, उनकी शिकायत है, उनकी भी एक सोच है, उसको भी केटर करना है। और जब मैं कॉलेज जा रहा था, अब से कोई 10-15 साल पहले, तो उस जमाने में मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ट्रम्प जैसा आदमी भी बन जाएगा इस मुल्क का सदर। मैं कल के शो में भी मैंने एक बात कही थी कि जो बाइडेन साहब हैं और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बोझ है, कहीं ऐसा ना हो कि अब से 4 साल के बाद या 8 साल के बाद हम ट्रम्प से भयानक कोई शख्सियत को देख रहे हो। इसके एन मुमकिनात है, चांसेस हैं इसके। सवाल आपकी तरफ आता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि सवालात जो जितने भी आ रहे हैं और कुछ दोस्त मेरे जो कुछ जाती दोस्त हैं वो व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं कि हमारे जो मामलात हैं भाई, हमारी मईशत है, ये सारे मामलात खराब चल रहे हैं, हमें क्या इसमें इंसेंटिव मिल सकता है? जो बाइडेन साहब की कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे हमें यहाँ पर पाकिस्तान में या पाकिस्तान में किसी तरह कोई फायदा होगा? देखिए, मैं असल में वहां से शुरू करना चाह रहा था जो डॉक्टर अवैस सलीम ने बात की अबाउट पाकिस्तान और हमारा मुकाम क्या बेसिकली इंटरनेशनल उस पे जो बात है ना, पंचिंग अबव और वेट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त पाकिस्तान की जिसको कहते हैं बैनुल-अक़वामी सियासत में एक वेट कम है, ये मानने की बात है, लेकिन उसमें फिर जो पाकिस्तान की फंडामेंटल्स है ना, उससे मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि अगर हमारा एक्चुअली नेचुरल वेट इससे बहुत ज्यादा है, बल्कि ये भी कहना चाहिए कि हम, और मेरे ख्याल ये शिकायत मुझे हिंदुस्तान से भी रहती है, इंडिया से,
कि हम इस तरह से, जिसको कहते हैं ना, वो बच्चों वाली जुवेनाइल बिहेवियर जो रखते हैं ना, कि हर चीज में अपनी एक मुर्गी की एक टांग लेके पहुंच गया, वो एक्चुअली हमें, जिसको आप कह लें कि हमें जेब नहीं देता है। पाकिस्तान दुनिया का, कहते हैं ना, पहला दूसरा बड़ा मुसलमान मुल्क है, अंग्रेजी बोलने में सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, विच मैटर्स। दुनिया का ओवरऑल भी पांचवा छठा, मेरे ख्याल से पांचवा बड़ा मुल्क है। और फिर जो हमारी, जो हम कहते हैं ना, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, उसकी वजह से एक अहमियत है। तो अगर थोड़ी सी इसको आप कह लें हिकमत से काम ले पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, इमरान खान की हो, जिसकी भी हो, तो पाकिस्तान अपना एक बहुत बड़ा मकाम, अपना रोल प्ले कर सकता है, प्ले करना चाहिए। और हमारी, मैं तो समझता हूँ, जिम्मेदारी है प्ले करने की, एज अ मुस्लिम कंट्री, एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एज ए रीजनल प्लेयर। और उसमें जैसे आपने कहा, उधर आते हैं कि जो ये हमारी डोमेस्टिक मुकामी जो मसाइल हैं, उनका बड़ा रोल है। अब उसमें कितना बाहर से उसका इन्फ्लुएंस, कितना अंदर से है, वो देखने वाली बात है। और इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत में वो अमेरिकन इस्तेलाह है ना कि जंप बॉल हुई हुई है, कि हर चीज बिसात उल्टी हुई है इस वक्त, और या उलटने के प्रोसेस में, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब जब फिर से बिछेगी तो क्या इसका मामला क्या होगा, कितनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किससे होगी, कितनी सिविलियंस किससे होगी, ये एक डायनामिक भी चल रहा है। तो देखना इसमें ये है, असर पड़ेगा हमारे डोमेस्टिक इश्यूज की, जो आपने बात की, असर पड़ेगा और बहुत डायरेक्टली पड़ेगा। लेकिन आपने अभी देख ही लिया, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया जी, और ये सही तरीका है कि कंट्री कंट्री होती है रिलेशनशिप, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं। बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट आया ना इमरान खान साहब का, कि हम बाइडेन साहब को वेलकम करते हैं और लुक फॉरवर्ड करते हैं, और अपनी जो इस वक्त की उनकी तरजीहात है वो भी टेबल पे डाली। तो सिर्फ पाकिस्तान की, माफ कीजिएगा, सिर्फ पाकिस्तान की, जैसे उन्होंने जो करप्शन वाली बात की, हम लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, वो सब है, लेकिन वो तरजीह सिर्फ पाकिस्तान की है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट भी ब्रिटेन सवाल आपकी आवाज यही बात वाइब्रेशन आ रही है। मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ डॉक्टर मिसबाह आजम की तरफ, और मैं कमेंट पढ़ता चलूं। हमारे ऑडियंस में से शाहिद साहब ने कमेंट दिया कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इकोनॉमिक बेस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं आप, अपना हर मुल्क को अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखना चाहिए। और मिसबाह आजम आपकी तरफ आता हूँ सर, ये जो पाकिस्तान के जी, व्हाट डज इट मीन फॉर अस, मैं फिर से इस बात को इम्फेसाइज करूंगा जो मैंने कल के शो में भी इम्फेसाइज की थी सर, वो बने हैं जनाब आली अमेरिका के सदर। तो सब में पहले उन्होंने अमेरिका का मफाद देखना है, और उसके बाद उन्होंने जो है किसी अगले का मफाद देखना है। हाँ, पाकिस्तान का मफाद अमेरिका के मफाद में कहीं फिट बैठ रहा है तो बल्ले बल्ले जी, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। वो मफाद तो पूरा हो जाएगा कि अगर जो है वो मिठाई का डब्बा जो अमेरिका ने अपने लिए तैयार किया उसमें आपको भी कुछ दे दे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमेरिका का मफाद जो है वो उसके बरखिलाफ जा रहा हो और वो आके आपके मफाद के लिए काम करे, ये नहीं होने वाला। तो मिसबाह आपकी तरफ आता हूँ, क्या ऐसे मफादात हैं कोई जिसमें पाकिस्तान भी अमेरिका के मफादात में फिट बैठता है? देखिए, सबसे, और ये एक मैं शुरू करूंगा इस पॉइंट से, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक कमेंट पढ़ा था कि जो इमरान खान साहब का कमेंट था ओबीएल के बारे में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो बाइडेन साहब के ऊपर। तो मैं ये बताऊंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा सिर्फ उस वक्त जब उनको पाकिस्तान को किसी तरह से प्रेशर में डालना होगा, और अगर नहीं डालना होगा तो उसका कोई असर नहीं होगा, जैसा आपने कहा। दूसरा ये कि आपने कहा कि ट्रंप जो है उस तरह का कोई और शख्स आ जाए, नहीं, क्यों ना आ जाए, वो बिल्कुल आएगा और आना चाहिए, यही तो जमहूरियत है। और हमें उसे जमहूरियत की तरह ही से डील करना चाहिए जैसे हमने अभी डील किया। अवाम ने उन्हें वोट दिया, रियली वोट दिया, उन्हें कोई लेके नहीं आया, उनको वोट दिया। इस बात की क्लैरिटी आ जाए डॉक्टर मिसबाह आजम, क्या आप समझते हैं कि आना, आपका एक कमेंट था उसको मैं चाहूँ दुरुस्त, या आप उसको उस पर जरा रोशनी डाले। आपने कहा कि जी आना चाहिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप से वर्ष कोई है तो आना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए जमहूरियत जो है ना, नहीं देखिए, जमहूरियत से कोई भी आ सकता है, करप्ट भी आ सकता है, क्लीन भी आ सकता है, ट्रम्प जैसा भी आ सकता, पॉपुलिस्ट भी आ सकता है, तो क्यों ना आए। अगर जमहूरियत से आ रहा है तो वो उसे जमहूरियत के थ्रू आए, लेकिन क्या है, हम और आप उसे वोट आउट कर देंगे। और इसी तरह से जमहूरियत नाम ही ये है, हम कोई बाहर से बैठकर उसे इंजीनियर नहीं कर सकते, उसे ठीक नहीं कर सकते। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। ढका छुपा इशारा तो नहीं दे रहे कहीं पर? क्या चीज? मैं कहना, आपको ढका छुपा इशारा तो नहीं दे रहे अपने इस कमेंट के अंदर?
नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना भाई, देखिए अभी चलिए आपने सवाल पूछ लिया तो मैं आपको कह सकता हूं कि जो ट्रम्प के जो साहबजादी हैं प्रोबेबली वो आएंगी सियासत में, और हो सकता है आपने ये कहा कि इलेक्शन कोई इंजीनियर नहीं होना चाहिए, तो इशारा किस तरफ था सर आपका इस बारे में? नहीं, मेरा इशारा बड़ा क्लियर था। हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हर जगह टू सम एक्सटेंट इंजीनियर होता है, हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा खुलेआम इंजीनियर होता है। उसके लिए कोई मुझे कोई आई एम नॉट शाइंग आउट सेइंग दैट, कि वो तो बिल्कुल क्लियर है। वो तो आप देख लीजिए कि जिस तरह से वहां के ऊपर मैनिपुलेट करके पेट्रियट्स को बनाया जाता है और इस तरह की चीजें, तो ये सब तो खैर अमेरिका में नहीं होता। और अमेरिका में भी चोरी हो गया है इलेक्शन। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं, मैंने आपको मिस कर दिया, सॉरी। मैंने कहा अब तो अमेरिका में भी इलेक्शन चोरी हो गया। हाँ नहीं, अब तो यहाँ भी धांधली हो गई है कि हम लेकर आए, अब तो इंतखाब में धांधली हो गई है। नहीं डॉक्टर वेस्ली, इसमें मैं एक और चीज ऐड करता चलूं, यानी कि अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि सिर्फ धांधली नहीं हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली कराई है। लेकिन फराज, ऑन अ सीरियस नोट, मैं अगर क्विकली ये कह सकूं कि ये ट्रम्पिज्म जो है ये कहीं नहीं जा रहा, इट इज हियर टू स्टे। That's correct. 7 करोड़ लोग जो है, जो मिसबा साहब बात कर रहे हैं, ये जो अभी आप ये समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से चले जाएंगे तो जिस किस्म के सेंटिमेंट्स का वो इजहार कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। इसकी जो बाज़गश्त है वो आपको पूरे 4 साल सुनने को मिलती रहेगी। वो इस पैगाम को रीइंफोर्स करते रहेंगे और रिपब्लिकन पार्टी इसी की बुनियाद पर 2024 के इलेक्शन में जाएगी। बिल्कुल, ये बात बहुत बिल्कुल डॉक्टर वेस्ली ने जो बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस से गए हैं, अमेरिका से भी कहीं नहीं गए वो। दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक इंसान का नाम नहीं है, एक सदर का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है। ये एक सोच है, वो सोच कहीं नहीं गई है। और अब वो सोच जो है वो, और कहने का ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि वो सोच के पीछे बहुत सारी एक रीजन है, एक रैशनल है उनका भी। आप कभी उनके जो मामलात है उनसे डिस्कस करें, तो उस पे हमने कल शो पे बात की, मतलब हमने कि पूरा ट्रम्प साहब के आने के पीछे बहुत सारी रीजन है, यहाँ के मामलात हैं कि H1 की अब्यूज हो और बहुत सारी चीजें हैं। उस पर अगले शो में, फिर आने वाले शो में बात कर लेंगे। टॉपिक से मैं डिविएट नहीं करना चाह रहा। जी मिसबा आजम, आपकी तरफ वापस। जी, तो आपने ये, आपका जो मेन सवाल था वो ये था कि किस तरह से कि पाकिस्तान के ऊपर कोई इंटरेस्ट है अमेरिका का, जो मेरी समझ में आया कि कौन सा इंटरेस्ट। देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा डिसीटफुल का जो एक ट्वीट आया था सदर ट्रंप का, जिसमें पाकिस्तान को डिसीटफुल, चीटर, क्या कुछ नहीं कहा था। उसके कुछ ही दिन के बाद वो पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ बैठे हुए उनके साथ गप्पे लगा रहे थे और कह रहे थे मैं तो कश्मीर भी हल करवा दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। तो देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट तो पाकिस्तान के अंदर है, ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि उससे थोड़ा आगे भी है। ऑल्दो ये इंटरेस्ट है ये सारा सिक्योरिटी रिलेटेड है, और ये जो इंटरेस्ट है ज्यादातर जो है अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उस एरिया में, चाइना के अगेंस्ट, इंडिया के साथ, उन सब की वजह से मे नॉट बी वो पाकिस्तान के साथ। अब वो कम्युनिस्ट दौर तो नहीं है कि जब पाकिस्तान के साथ उन्हें एक एलाई चाहिए था जहां से उन्हें बेस चाहिए था, उस तरह का तो इंटरेस्ट अब नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं। वो रहेगा, और अगर बाइडेन साहब आए तो बाइडेन साहब अब जब आ गए तो वो इंटरेस्ट और एक्सटेंड करेगा, क्योंकि बाइडेन साहब वहां पर अमेरिका की फौज को रखेंगे अगर पीस भी हो जाए। ठीक है जी। वो जो मिलिट्री इंटरेस्ट आपने कहा ना कि वो जो मिलिट्री इंटरेस्ट है सर, वो था, है और वो शायद रहेगा, और उसके वो मिलिट्री इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट में तब्दील होता है। ये तो पाकिस्तान के ऊपर है ना, इसका इन्हिसार तो पाकिस्तान पे है। इस पे हमें पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, जब तक उसका कोई वैल्यू नहीं। उनका इंटरेस्ट है वो अब जो है मिलिट्री एंड इकोनॉमिक दोनों इंटरेस्ट हैं। इस पे हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। सवाल अशरफ साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, और उसके बाद डॉक्टर वेस्ली, एंड देन आई विल रैप अप द शो। जब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था? सवाल ये था कि कोई ऐसे मामलात हैं जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान के इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं? जी, मतलब ये तो डेफिनेटली कन्वर्ज नहीं तो कम से कम इंटरसेक्ट तो करते हैं ना। कि ईरान हो गया, ईरान और पाकिस्तान की एक देरीना ताल्लुकात भी हैं, एक रोल है, कल्चरल ओवरलैप है,
वहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिर ये सीपेक की वजह से, सीपेक में और वो चाइना की जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस का जो मामला चल रहा है उसमें पाकिस्तान का क्या रोल बनेगा, उस पे मतलब इंटरसेक्ट भी करते हैं, कहीं एक दूसरे से टक्कर भी खाते हैं। तो मतलब पाकिस्तान की जो मैं पहले कहते हैं प्लेयर का एक रोल है, जो कि देखना यह है कि उसको किस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उसको किस तरह से प्ले आउट करती है ना। वो ये चीजें रहेंगी तो हैं, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है, वो ये मामलात कहीं नहीं जा रहे हैं। चाइना का रोल, ईरान का रोल, सऊदी अरब का जो रोल है उसमें भी आप इस वक्त नहीं बन रही पाकिस्तान सऊदी अरब की, लेकिन वो एक जिसको कहते हैं तारीखी तौर पे, सकाफती तौर पे एक ओवरलैप्स हैं इनकी, कुछ भी कर लें आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो एक सवाल आ रहा है कि जी ये अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो है उसका क्या रोल होता है, उसने इलेक्शन के मामले में क्या रोल है, और अमेरिका की जो पॉलिसीज है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है। यानी कि ये सवाल कुछ इस तरह का है कि सदर वदर आते जाते रहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का मामला है वही है। तो मैं अपनी नाकिस छोटी सी राय ये दे दूं कि अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका सिक्योरिटी पॉलिसी की हद तक तो रोल होता है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं ऐसा नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट अकेली जो है सारे के सारे फैसले करे। यहाँ पर एक पूरे थिंक टैंक्स होते हैं, पूरा सारा मामला होता है। और मैं यही सवाल डॉक्टर उवैस सलीम की तरफ रखता हूँ, डॉक्टर साहब ये जरा एस्टेब्लिशमेंट का मामला क्लियर कर दे, क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के कि हमारी जगह एस्टेब्लिशमेंट ढूंढते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब पहली दफा इलेक्ट हुए थे तो हमें यह बताया गया था कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने उनको जानबूझकर इलेक्ट करवाया है ताकि तीसरी जंग अजीम शुरू करवाई जा सके। अब हमें यह बताया जा रहा है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट ने जानबूझकर हरवाया है ताकि वो जो है वो अफगानिस्तान से फौजें ना बुला सकें और अमन ना करवा सकें वगैरह वगैरह। सो पहले तो हमारे ये दोस्त ये फैसला कर लें अपनी मालूमात की बुनियाद पर, जो शायद यकीनन हमसे ज्यादा है, कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट आखिर चाहती क्या है। अब मैं उस तरफ आ जाता हूँ जो आपने कहा कि इंटरेस्ट पाकिस्तान के और अमेरिका के कहाँ कन्वर्ज होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें हाइपोथेटिकल्स की बजाय टेंजिबल्स को देखना चाहिए, और इस वक्त जो एक टेंजिबल चीज है वो FATF है, जिस पर बड़े अरसे से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक टग ऑफ वॉर चल रही है। उसमें जो लूटी हुई दौलत का मामला हो या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, जो इंटरनली इमरान खान की हुकूमत के लिए उसकी एक बड़ी अहमियत है, वो भी उसमें आ जाता है। भारत के साथ या खत्ते में जो हमारे ताल्लुकात हैं और टेररिज्म के हवाले से जो हम पर सवाल उठाए जाते हैं वो भी उसमें आ जाता है। सो मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर सबसे पहले तो अमेरिका के लिए जो नए सदर के लिए हलफ उठाने के बाद चैलेंजेस इंटरनल होंगे, लेकिन खारजा पॉलिसी पर जब भी हमारे साथ वो इस पर बातचीत में एंगेज होंगे, जिस सतह पर भी एंगेज होंगे, तो FATF में हम किस हद तक गिव एंड टेक कर सकते हैं और नई एडमिनिस्ट्रेशन से कितना लेवरेज ले सकते हैं, वो हमारी कामयाबी होगी। ठीक है, बिल्कुल। हम घंटे मुकम्मल होने जा रहे हैं। मैं तमाम हजरात से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल आखिरी रैप अप करें सभा साहब, बिल्कुल अब टाइम नहीं बचा है। 15 नहीं, मैं जल्दी से एस्टैब्लिशमेंट वाली बात पे एक चीज कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट को हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट समझते हैं। अमेरिका में जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें और भी चीजें हैं ना, कि किस तरह से जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है उसके लोग और उनकी समझ, मिलिट्री, और जो हम भूल जाते हैं पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी है। इस वक्त जब बाइडेन साहब आएंगे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट है ना, उनके जो असाथ हैं उसमें जिन लोगों की पॉइंट्स ऑफ व्यू है और उनके जो नुक्ता नजर और मामला है वो इंपॉर्टेंट होगा। और आखिरी एक बात, सिर्फ एक जुमला अमेरिकन पॉलिटिक्स में कहा जाता है पर्सनल इज पॉलिसी, कि वो किस तरह के लोग कहाँ बिठाते हैं उस पे बहुत मनहसर होगा कि क्या पॉलिसी कैसी बनती है, किस। ठीक है जी। और बहुत सारे जो कमेंट्स आए, वक्त की किल्लत है, मैं वो कमेंट्स रिपीट करता हूँ। सवालात के अगली दफा हम जवाब देने की कोशिश करेंगे अगले शो में, इसी शो में अगले हफ्ते के जी। इजराइल के मामला क्या होंगे, फलस्तीन की जो पॉलिसी है उसमें कोई शिफ्ट आएगा, दीगर जो चाइना के हवाले से जिन लोगों ने सवालात किए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर चीज को नहीं टच कर सके। इजराइल को हम नहीं टच कर सके, इजराइल का कितना इन्फ्लुएंस है जो बाइडेन साहब के ऊपर, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर लेंगे, और इंडिया के हवाले से भी। तो मैं तमाम हजरात आप सबका बहुत शुक्रिया, फराज दरवेश को और तमाम मेहमान जितने भी हैं, हम सबको इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।